हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू, जो कि आप लोग पीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एस सी, बीपीएससी, लेखपाल, रेलवे, टीचर, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी में पूछे जाने वाले रिपीटेड बार बार के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से जाके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज्वाइन करके वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बिना लेट किए हम लोग आज का ये सेशन शुरू करते हैं। टोटल आज के क्वेश्चन में टोटल आप लोग को 50 क्वेश्चन मिलेंगे। सभी क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को टाइमर भी दूंगा 10 सेकंड का। 10 सेकंड के अंदर आप लोग को उसका आंसर बताना होगा, और उसके बाद मैं एक एक करके सभी का आंसर भी बताऊंगा। आइए फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। हम पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि जीके से है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी हरदोई, ऑप्शन डी सीतापुर। इन चारों से जिसे भी सही जवाब पता है वो कमेंट बॉक्स में देगा। मैं टाइमर शुरू करता हूँ अब। दोस्तों, टाइम आपका शुरू हो चुका है। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। ले दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं लखीमपुर जो खीरी है, ये हमारा लगभग लगभग ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। और ये लगभग कितना है, तो ये है 7680 वर्ग किमी। 7600 वर्ग किमी। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा जो सोनभद्र है, सोनभद्र क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है। दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और यह जो है वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ये भी आप लोग पॉइंट ले लीजिएगा, यह 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और सीतापुर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर ही आता है। तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है। हरदोई हमारा गलत आंसर होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। क्या होगा, ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी हमारा सही आंसर जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ आप लोग के सामने देखिए सही आंसर यहाँ मैंने दे रखा है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है कि ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिस किसी को भी इसका जवाब पता है वो सभी लोग अपना अपना आंसर जरूर से दीजिएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ जब जवाहरलाल नेहरू की बात होती है तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये कौन थे, पहले प्रधानमंत्री। ये पहले हमारे प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले उप राष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति ये थे। दूसरे राष्ट्रपति ये रहे हैं। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये हमारे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे हैं। ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री और ये क्या रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं। गृह मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, गृह मंत्री थे। ठीक है। और यहाँ हम लोग बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे, पहले राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति थे और वे लगातार इस पद पर बने रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ। यही हमारा सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है कि मैथ से क्वेश्चन है 800 का 25% कितना होगा। ठीक है, 800 का 25% कितना होगा। तो इसको आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और आइए मैं आप लोग को बता भी देता हूँ। तो यहाँ हमसे देखिए पूछा हुआ है 800 का 25%। 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/4। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो 800 का अगर हम लोग 1/4 करते हैं तो ये लगभग कितना आएगा, 200। कितना आएगा, 200। और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 200 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है, ये साइंस से क्वेश्चन है कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी नियासिन और ऑप्शन डी रेटिनॉल। ठीक है, ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो राइबोफ्लेविन फ्लेविन जो है वो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है। ये किसका है, तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम है। ठीक है, क्या, राइबोफ्लेविन। ठीक है, और रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का नाम है। ये किसका नाम है, विटामिन ए का नाम है, ए का नाम है। और वहीं हम लोग देखते हैं कि नियासिन जो है वो विटामिन 3 का नाम है, बी 3 का, किसका, विटामिन बी 3 का नाम है। ठीक है, ये रासायनिक नाम में ये सारे हैं, मैं जो भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा चलेगा थायमिन के साथ। ये किसका है? तो बी 1 का रासायनिक नाम है, बी 1 का रासायनिक नाम। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से मैं लिख देता हूँ, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग कौन सी होती है, बेरी बेरी रोग। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ, यानी थायमीन। क्या होगा, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। आइए चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है, यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो अब आपका मुंह किस दिशा में है। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पश्चिम और ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। आप लोग आराम से इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बता सकते हैं। आइए मैं आप लोग को यहाँ बताता हूँ कुछ डायरेक्शन के बारे में। जैसे कि ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है और डायरेक्शन हमारा जो है इस हिसाब से, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है और इधर हमारा पूर्व आता है, इस साइड में हमारा पश्चिम में आता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग से बोला गया है कि पूर्व की ओर कोई भी व्यक्ति है मतलब आपको ही मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, तो पूर्व की ओर ऐसे मुंह करके ये खड़ा हुआ है। अब बोला गया है कि दाईं ओर 90 डिग्री दाईं की ओर यानी क्लॉकवाइज, तो राइट साइड में या फिर क्लॉकवाइज ऐसे ही मुड़ेगा। तो जब 90 डिग्री ये मुड़ेगा तो हमारा जो मुंह होगा वो किस साइड में आ जाएगा, दक्षिण को। कहाँ आ जाएगा, दक्षिण को। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है हिंदी से कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए शशि, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी राकेश और ऑप्शन डी मयंक। अब आप लोग को इसमें से सही आंसर बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें से जो सही आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा। तो यहाँ देखते हैं कि शशि जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है, चंद्रमा का। ये जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। राकेश जो है वो भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। और मयंक भी हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, ये तीनों हमारे चंद्रमा का पर्यायवाची हैं, जबकि ये हमारा दिनकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ, जो कि दिनकर यानी क्या होता है, दिन करने वाला। रवि, भास्कर, भानु, ये सब क्या है, सूर्य का पर्यायवाची। आइए मैं लिख देता हूँ यहाँ, और भी रवि, भास्कर, भानु, ये सब क्या है, ये सब सूर्य के प्रवाची। यानी सूर्य के प्रवाची कौन कौन से हो जा रहा है, दिनकर हो जा रहा है, रवि हो जा रहा है, भास्कर हो जा रहा है, भानु हो जा रहा है।
आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हमसे पूछा गया कि हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध यानी बैटल ऑफ हल्दी घाटी किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1576, ऑप्शन डी 1761। तो इन चारों से जिसे भी सही जवाब पता होगा वो जरूर से कमेंट में अपना आंसर बताएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सभी को। तो यहाँ देखते हैं कि 1526 जो है, इस समय हमारा पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। क्या हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, देख सकते हैं आप लोग, प्रथम युद्ध। ठीक है। और हम अगर देखते हैं कि 1556, तो इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और 1761 में हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, का तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा जो है 1576, ये उस समय आपका क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और किसके किसके, इसको आप लोग पूरा लिख लीजिए कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और एक किसके किसके बीच में हुआ था? तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर। मैं लिख दूं मेवाड़ के, ये पूरा लिख देता हूँ, मेवाड़ के महाराणा प्रताप प्रताप और वर्सेस किसके साथ हुआ था? ये हुआ था मुगल सम्राट अकबर, मुगल सम्राट अकबर के बीच में ये हुआ था। ठीक है। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मानसिंह के नेतृत्व में। ये भी आप लोग लिख लीजिए, मानसिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति थे। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए मानसिंह के नेतृत्व में, नेतृत्व में। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था? तो मानसिंह के नेतृत्व में। और किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 में। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही आंसर जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं कि ये हमारा जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या पूछा गया। यहाँ क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इन चारों से जिसे भी सही आंसर पता है वो जरूर से अपना आंसर दीजिएगा। आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी जो है वो दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय मतलब नदी है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है। ये कौन सी नदी? प्रायद्वीपीय नदी यानी भारत की। ठीक है। तो उसके बाद हमारा देखते हैं, कावेरी जो है वो दक्षिण की गंगा कहलाती है। और ये सबसे लंबी नदी यही है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? तो दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और नर्मदा नदी को हम लोग एक पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी? नर्मदा। ठीक है। और यहाँ जो है गोदावरी, तो गोदावरी हमारा टोटल कितने की मिल जाती है? 1465 किलोमीटर की लंबी में ये प्रायद्वीपीय नदी बहती है। और ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यही हमारा सबसे लंबी नदी है। और इसे हम लोग वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ हमसे पूछा गया है, ये जीके से क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खेल के सामान यानी स्पोर्ट्स गुड्स के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी अलीगढ़। तो आइए इसका हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन सा हमारा आंसर सही होगा।
तो यहाँ देखते हैं कानपुर जो है वो हमारा चमड़ा से किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा यानी लेदर और सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा हमारा जो है पेठा, आगरा का पेठा आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, पेठा और पर्यटन के लिए, ठीक है, घूमने के लिए प्रसिद्ध है। वहीं हम लोग देखते हैं अलीगढ़, तो अलीगढ़ हमारा तालों के लिए प्रसिद्ध है, तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और मेरठ जो है हमारा, ये हमारा उच्च गुणवत्ता वाले खेल के सामान, जैसे कि आप लोग का ये विशेषकर क्रिकेट बैट के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसमें विशेषकर क्या होता है? विशेष कर क्रिकेट बैट के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। क्रिकेट बैट के लिए, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेषकर क्रिकेट जो बैट मिलता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे बिकते हैं? तो वो हमारे मेरठ से बिकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, हमसे पूछा गया है कि साइंस का क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी आर्गन। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं और इसका सही आंसर भी हम लोग देखते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो लगभग हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? तो लगभग 21%। कितने परसेंट में? लगभग 21% पाई जाती है। वही हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको हम लोग CO2 लिखते हैं, ये लगभग कितना पाता है? तो लगभग 0.04% पाया जाता है। वजन गैसों की बात करते हैं तो वो हमारा होता है 0.93% जो होता है, ये हमारा वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है। और नाइट्रोजन हमारा सबसे अधिक पाया जाता है, जिसको हम लोग N2 से दिखाते हैं, और ये लगभग लगभग कितना होता है? 78%, लगभग 78% पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमसे पूछा गया है वो एक मैथ का क्वेश्चन है। ये हमसे पूछा गया कि 1024 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा? ये सब तो आप लोग को मुजवानी याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 50 तक का याद होना चाहिए। मुझे जैसे कि पता है कि 1024 जो है वो 32 का वर्ग होता है। किसका होता है? 32 का वर्ग 1024 होता है। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा सही करके चला जाऊंगा ऑप्शन बी को। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे वर्गमूल, घन, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए। परसेंटेज के फ्रैक्शन, तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद होना चाहिए। अगर आप लोग को उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर से मुझे बताइएगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकल आता है या फिर घनमूल कैसे निकल आता है, साथ ही साथ परसेंटेज वैल्यू की फंक्शन वैल्यू क्या होती है, वो सब भी आप लोग को और जानकारी लेनी हो तो मुझसे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, मैं वो वीडियो ला दूंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। तो आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये हमारा रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा गया कि श्रृंखला पूरी करना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17। अब 17 के आगे हमारा क्या आएगा? तो यहाँ पर आप लोग को पैटर्न एक पता करना है कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो आप लोग को चलिए मैं कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताइए, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। लगभग लगभग आप लोग को 5 से 10 सेकंड में ये सब क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आप लोग को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे देखिए अब 2 के बाद यहाँ आने में +3, कितना हुआ? +3। फिर 5 से 10 जाने में +5, 10 से इसमें जाने में +7। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो ये लॉजिक किस तरह का लग रहा है? ऑड नंबर का, यानी 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 का तब क्या जुड़ेगा? 7 के बाद +9, क्या जुड़ेगा? +9। और +9 जोड़ते ही तो 17 में हमारा 9 जोड़ेंगे तो 26, कितना आ जाएगा? 26। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 26 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। आइए आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया कि प्रकाश का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी उजाला, ऑप्शन सी रात, ऑप्शन सी शाम। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी भी हैं और ये आपका यूपीएसआई में हिंदी में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो देखिए अंधकार का सीधा सीधा आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का आप लोग ऐसा समझते हैं कि उसका अंधकार ही होगा, क्योंकि उजाला जो है
वो प्रकाश का ही पर्यायवाची है। ये क्या है? प्रकाश का ही पर्यायवाची है। रात आप लोग का, रात का विलोम दिन होता है। मैं इसको समझा भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ कि उजाला का जो है उसका ये प्रकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, प्रकाश का पर्यायवाची। ठीक है, और रात का विलोम जो होता है वो हमारा दिन होता है। ठीक है, दिन, रात का विलोम दिन होता है। शाम का विलोम क्या होता है? सुबह। ठीक है, तो इसी प्रकार से अंधकार का जो विलोम होगा वो हमारा होगा प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ, वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल लग रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। साथ ही साथ अगर जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। ये हमसे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन सी उपाधियों का अंत, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। समानता का जो अधिकार दिया हुआ है वो हमारा आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है। ठीक है, अस्पृश्यता का जो अंत जो है वो हमारा अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, और वहीं हमारा बात करते हैं शिक्षा का अधिकार, तो ये हमारा 21 का ए में है। किस में है? 21 का ए में है। ठीक है, और उपाधियों का जो अंत है ये हमारा आर्टिकल 18 में है। किसमें है? आर्टिकल 18 में दिया हुआ है, जो कि उपाधियों का अंत है। इसको हम लोग एक प्रावधान क्या है ताकि कोई भी विशेष वर्ग न बन सके। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा गया है जियोग्राफी से, असम राज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन सी शिलांग और ऑप्शन डी ईटानगर। उम्मीद करता हूँ इसका सभी को आंसर पता होगा, क्योंकि असम की राजधानी ये सब आप लोग कम से कम 7 क्लास से या 6 क्लास से ही ये सब पढ़ते आप लोग आ रहे होंगे। तो यहाँ हम लोग जो जान हम लोग को पता है कि असम की राजधानी कौन सी होती है? दिसपुर होती है। कौन सी होती है? दिसपुर। तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। वही हम लोग देखते हैं गुवाहाटी जो है असम का सबसे बड़ा शहर है। ये क्या है? गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर। ठीक है, और वहीं हम लोग देखते हैं शिलांग जो है वो मेघालय की राजधानी है। ये कहाँ की है? मेघालय की राजधानी। ठीक है, ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इसकी है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। ठीक है, देश की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा गया है, ये जीके का क्वेश्चन है और हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया। तो यहाँ पूछा गया उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी संपूर्णानंद और ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके सभी को देख लेते हैं और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सुचेता कृपलानी है वो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और यही हम लोग देखते हैं संपूर्णानंद को, तो यूपी के ये दूसरे मुख्यमंत्री थे, दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह जो है जो यूपी के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, ये यूपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, भी रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखते हैं जो ऑप्शन बी दिया हुआ गोविंद बल्लभ पंत, ये हमारे यूपी के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन बी। क्या जाएगा? ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। और क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, हमसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है ये है कि दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला जो है रेड फोर्ट किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में अपना अपना आंसर देते रहिए।
आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो अकबर जो है वो आगरा का लाल किला बनवाया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आगरा का लाल किला। ठीक है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो बनवाया था अकबर ने। ठीक है, और जहांगीर जो है वो शालीमार बाग बनवाया था। क्या बनवाया था? शालीमार बाग। ठीक है, शालीमार बाग इसने बनवाया था। औरंगजेब जो है वो मोती मस्जिद, मोती मस्जिद बनवाया था। ठीक है, और ऑप्शन सी देखते हैं, शाहजहां। तो शाहजहां ने अपनी राजधानी जो है शाहजहांबाद, कौन सा? शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में लाल किला निर्माण कराया था। और इसने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शाहजहानाबाद दिल्ली में इसने अपनी नई राजधानी बनाई थी। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर, और देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है शुद्ध जल। ये हमारा साइंस से पूछा गया है। ठीक है, शुद्ध जल यानी प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 5.0, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन डी 7.0, ऑप्शन डी 7.4। आइए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि क्या इसमें सही जवाब होगा और कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ हमसे शुद्ध जल यानी प्योर वाटर का पूछा गया है। तो प्योर वाटर जो होता है वो उसका पीएच मान जो होता है 7.0 होता है, क्योंकि यह पूरी तरह से आप लोग को नेचुरल, मतलब ये नेचुरल जल का ये होता है 7.0। और ये आप लोग को याद भी रखना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 5 आवर जो रहता है यानी 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होता है। क्या होता है? वो अम्लीय होता है। जैसे कि 5.0 लिखा हुआ है तो ये अम्लीय होगा। ठीक है, और 7.4 लिखा हुआ है ये हमारा मानव रक्त का, यानी मानव रक्त का ये पीएच मान होता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान है। पीएच मान 6.4 जो है वो दूध का पीएच है। ठीक है, दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान होता है। और हमारा 7.0 जो है ये हमारा प्योर वाटर का होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखा गया, तो अगला 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैथ से है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है कि 10, 20 और 30 का औसत क्या होगा। अब औसत का आप लोगों को सूत्र आप लोगों को पता होगा कि कुल संख्याओं का जो योग होता है बटे कुल संख्या, यही होता है औसत का। तो चलिए आप लोग निकाल के बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन सी 30। तो आप लोग चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग बताइए कि क्या इसका सही होगा। देखिए यहाँ क्या होगा कि कुल संख्याओं का योग, जैसे कि 10, 20 और 30, इन तीनों का योग तो क्या हमारा हो जाएगा 10 + 20 + 30 अपॉन कितनी संख्याएं हैं, टोटल नंबर कितना है? तीन। कितनी है? तीन। तो भागे में 3 कर देंगे। यहाँ देखिए 30, 20, 50, 10, 60, यानी 60/3, यानी क्या हमारा आंसर होगा? 20। क्या हो जाएगा? 20 हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, ये हमारा सही आंसर होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछा गया है, आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारा रीजनिंग से पूछा गया और ये है विषम शब्द चुनना है, यानी ऑड वन आउट, इसमें से देखना है। अब देखिए टमाटर, आलू, प्याज और सेब, इसमें से अलग कौन सा है, यही आप लोग को चूज करना है। तो यहाँ आप लोग देखते हैं ऑप्शन में टमाटर है, ऑप्शन में आलू है, ऑप्शन में प्याज है और ऑप्शन डी में सेब है। तो यहाँ आप लोग देखिए टमाटर, आलू और प्याज और सेब। तो यहाँ आप लोग देखते हैं कि सेब जो है एक एक जो है ये फल में आता है। उसके अलावा बाकी जो है टमाटर जो है, टमाटर और आलू और प्याज, ये तीनों क्या हैं? सब्जियां हैं। ये क्या है? सब्जियां हैं। और ये सेब जो है वो हमारा फल है। तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर जाएगा वो जाएगा सेब के साथ। किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ, यानी सेब जो है वो हमारा इन तीनों से भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा वो पॉलिटी से पूछा गया। ये देखिए क्या है, ये आरआरबी एनटीपीसी में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, पहला जो दिया हुआ प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर और ऑप्शन डी संसद यानी पार्लियामेंट। ठीक है, अब इन चारों से सही जवाब आइए हम लोग देखते हैं कौन सा होता है।
तो यहाँ हमसे जो पूछा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री तो है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से होती है, पर वह नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रधानमंत्री की सलाह से, ये सलाह देता है। ठीक है, सलाह देता है। ओके, और यहाँ देखते हैं कानून मंत्री जो होता है वो तो इस प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है, कानून मंत्री इसमें नियुक्ति नहीं करता है। संसद जो है महाभियोग को ला सकती है। संसद क्या होता है, यह महाभियोग ला सकती है। ठीक है, महाभियोग ला सकती है, महाभियोग ला सकती है। और राष्ट्रपति जो है यही हमारा क्या करता है, किसको चुनता है, मुख्य न्यायाधीश को। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आर्टिकल 124, एक मिनट फ्रेंड्स, 124 के दूसरे के तहत, ठीक है, के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा जो है वो हिंदी से पूछा गया है, और पूछा गया कि लंबोदर शब्द में से कौन सा समाज है, यानी लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। ये देखिए यूपीएसआई हिंदी में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी सी बहुब्रीहि समास, और ऑप्शन डी जो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो लंबोदर में द्वंद्व समास नहीं होता है, कर्मधारय भी नहीं होता है, और अव्ययी भाव समास भी नहीं होता है। यहाँ हम लोग देखते हैं तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है। क्यों, क्योंकि लंबोदर का अर्थ क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, यानी जहाँ पर कोई तीसरा अर्थ जो होता है वो प्रधान होता है, वही बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ है लंबा है उदर जिसका, जिसका अर्थात, अर्थात गणेश जी। ठीक है, गणेश जी। ओके, तो यहाँ पे हमारा तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यूपी जीके से पूछा गया है। देखते हैं क्या पूछा गया। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज, जिसे कि पहले हम लोग इलाहाबाद नाम से जानते थे, और ऑप्शन डी आगरा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो हमारा कहाँ पे है, प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में, जिसे हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आज भी इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर जो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं और देखते हैं हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो हमारा साइंस से पूछा गया, और क्वेश्चन है कि ध्वनि यानी साउंड किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, और ऑप्शन डी निर्वात। ठीक है, तो इन चारों में से आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ जो ठोस है, ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ठोस में सबसे तेज चलती है ध्वनि। ठीक है, और द्रव में क्या होता है कि ये द्रव में भी ध्वनि आपका, इस माध्यम में भी ध्वनि चलती है। ठीक है, लिक्विड में भी, द्रव में यानी ध्वनि जो है वो चलती है, और गैस में, हवा में भी आवाज़ सुन सकते हैं हम लोग, तो इसमें भी आपका चलती है, लेकिन तेज धीमा हम लोग नहीं बता सकते इस हिसाब से। तो निर्वात में जो है, निर्वात एक ऐसा माध्यम है जहाँ से ध्वनि नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कण नहीं होते, इसलिए ध्वनि हमें सुनाई नहीं दे सकता, यानी ध्वनि वहाँ नहीं चल सकती है। तो मैं लिख देता हूँ ये चीज़ कि निर्वात में मतलब ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसके वजह से निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। यहाँ हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। किसके साथ, ऑप्शन डी के साथ। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो मैथ से पूछा गया, और ये देखिए पूछा गया 12 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, ये यूपी कांस्टेबल
में पूछा गया है। देखिए इतना इजी इजी क्वेश्चन है। ये सब तो आप लोग को मैंने अभी बताया कि 1 से लेके कम से कम 30 तक तो आप लोग याद ही रखिए, वर्गमूल, वर्ग और फिर घन, घनमूल, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग एकदम से याद रखिए। तो 12 का जो होता है वो हमारा होता है 144। 12 का वर्ग क्या होता है? 144। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन बी सही जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो हमारा रीजनिंग का है। और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो इसमें पूछा गया आपकी माँ का भाई आपका क्या लगेगा? ऑप्शन ए चाचा, ऑप्शन बी मामा, ऑप्शन सी मौसा और ऑप्शन डी फूफा। देखिए ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये सब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो एक कम से कम 2 या 3 तो आते ही हैं, ठीक है। सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है। तो रक्त संबंध के अनुसार हम लोग देखते हैं तो माँ का जो भाई है वो हमारा क्या होगा? मामा ही होगा, ठीक है। तो माँ के सगे भाई को हम लोग क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। और क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जियोग्राफी क्वेश्चन है, ये हमारा पूछा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आइए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ देखते हैं कि एमपी में कौन कौन सा है। तो कान्हा और बाढ़वरगढ़ कौन कौन सा है? कान्हा, कान्हा और बांधवगढ़, ये दोनों कहाँ पे? एमपी में, ठीक है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए ये सबको याद होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में, यूके में है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदर वन, ठीक है। सुंदर वन है पश्चिम बंगाल में। और यहाँ असम में हम जो देखते हैं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ, यही हमारा सही आंसर होगा। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जो हमसे पूछा गया वो हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभ देव जिसे आदिनाथ भी कहा जाता था, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध, ठीक है। इन चारों में से आप लोग को सही जवाब पता होगा तो जरूर से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी ऑप्शन को और देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यह 24वें 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 और अंतिम तीर्थंकर, ठीक है। अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें थे, 23वें तीर्थंकर थे। और गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन थे ये? बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक है। तो यहाँ पे जो आता है हमारा ऋषभ देव, ये हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, यहाँ हम लिख देते हैं प्रथम तीर्थंकर भी थे, तीर्थंकर थे। और मूल संस्थापक जो है ऋषभ देव कौन थे? यही मतलब मूल संस्थापक, संस्थापक भी यही थे, ठीक है। इन्हें आदिनाथ आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ, यही हमारा सही आंसर होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो हमारा साइंस से पूछा गया और ये है आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंगा, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी मधुमेह, यानी जिसको हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक है। आइए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। तो स्कर्वी जो है वो हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? विटामिन सी की कमी के कारण
स्कर्वी रोग होता है। और मधुमेह जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। किसके? इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है। एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से, आयरन यानी बोले तो लोहा, लोहा की कमी से, होता है। ठीक है। घेंगा जो है ये हमारा आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से जो है हमारी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे गले में घेंगा नामक रोग हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि जो है वो हमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए यानी घेंगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है। तो ये हमारा हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि यूपी पुलिस में पूछा गया था। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए प्रजा, ऑप्शन बी नृप, ऑप्शन सी रंक और ऑप्शन डी दास। ठीक है। आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रजा जो है वो राजा के अधीन होता है, यानी यह सीधा सीधा आप लोग जानते हैं कि ये विलोम है। ठीक है। विलोम शब्द किसका है? राजा का। विलोम शब्द राजा का। ठीक है। और रंक जो है ये भिखारी, रंक का अर्थ क्या होता है? भिखारी, यानी ये भी क्या होगा? राजा का विलोम, राजा का विलोम ही होगा ये भी। ठीक है। दास क्या है? दास का अर्थ जो होता है वो होता है, इसका अर्थ नौकर होता है, अर्थ नौकर होता है। ठीक है। तो नौकर भी क्या होता है कि ये भी आपका मतलब राजा के विलोम में ही आएगा। और यहाँ देखते हैं नृप, ये क्या होता है? ये राजा का हमारा पर्यायवाची है। और कौन कौन सा होता है? तो भूपति, भूपति, नरेश, महीप, ये सब क्या है? ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ जाएगा, यही हमारा सही आंसर होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 यूपी जीके से पूछा गया है। ये पूछा गया कि प्रसिद्ध ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? ये देखिए यूपी कांस्टेबल में हमारा पूछा गया है। ठीक है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मथुरा। ठीक है। आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो लखनऊ में लखनऊ महोत्सव होता है। ठीक है। यहाँ जो है लखनऊ महोत्सव, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव। ठीक है। और वाराणसी में जो है वो गंगा महोत्सव होता है, वाराणसी में गंगा महोत्सव। मथुरा में ब्रज महोत्सव। ठीक है। महोत्सव के लिए जाना था। आगरा में ताज महोत्सव, जो कि फरवरी महीने में होता है। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताज महोत्सव, यहाँ लिख देता हूँ फरवरी में, फरवरी महीने में ये मनाया जाता है। आगरा में जो शिल्पग्राम के पास आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। ये कहाँ पे होता है? आगरा में शिल्पग्राम के पास, शिल्पग्राम के पास आयोजित, आयोजित होता है। ठीक है। ये आयोजित हमारा होता है कहाँ पे? आगरा के, आगरा में शिल्पग्राम के पास आयोजित होता है। तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ, यही हमारा सही होगा। ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। 32 हमसे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा पूछा गया है भारत में मतदान यानी वोटिंग करने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। ठीक है। तो ये तो सबको जानकारी होनी चाहिए कि एक जो मतदान करने की आयु होती है वो कितनी होती है। और आप सभी लोग जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लगभग लगभग मतदान अब करते ही होंगे। तो 61वें संविधान संशोधन यानी जो 1989 द्वारा हुआ था, उस समय मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा हमारा सही आंसर। और ये कब हुआ था? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 61वें संविधान संशोधन, संशोधन जो कि 1989 द्वारा
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, कर दी गई थी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी, यानी 18 वर्ष। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 33 पर। मैथ का क्वेश्चन है। ये पूछा गया कि 1000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए 50 रुपये, ऑप्शन बी 100 रुपये, ऑप्शन सी 150 रुपये, ऑप्शन डी 200 रुपये। तो दोस्तों आप लोग को ये जानकारी जरूर से पता होगा कि एसआई का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इस पे भी आप लोग निकाल सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ब्याज अगर जो निकालना हो तो आर इंटू टी, क्या हम लोग करते हैं आर इंटू टी। ठीक है, ये भी हम लोग अगर जो निकालते हैं तो भी हम लोग यहाँ से आराम से सिर्फ ब्याज निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग आइए मैं निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारा देखते हैं तो प्रिंसिपल हमारे सामने दिया हुआ है 100 रुपये। ठीक है, नहीं, यहाँ हमारा क्या दिया 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये का 5% का, ठीक है, कितना 5% की दर से 2 साल के लिए ब्याज हमसे पूछा गया। ठीक है, तो 100 से 2 जीरो दिया गया। ठीक है, अब देखिए 5 दूना 10, 10 दहा में 100, कितना होगा, यानी यहाँ से हमारा जो आंसर जो आएगा वो आएगा 100 रुपये। कितना आएंगे 100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर जो हम देखते हैं तो हमारा परसेंटेज जो दिया हुआ 5% का रेट है इंटू 2 साल के लिए है। ठीक है, तो 5 दूना 10, यानी कितना आएगा 10% हमारा ब्याज आएगा। कितना का 1000 रुपये का। तो ऐसे भी अगर जो हम लोग निकालते हैं 1000 का 10%, ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो से हमारा 2 जीरो चला जाता है और 10 इंटू 10 हमारा 100 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा यही आंसर आता है। तो आप लोग चाहे इस विधि से निकाल लें, यहाँ पे मैंने बता रखा है यहाँ से, या फिर ऐसे निकाल लें। ठीक है, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन बी, यानी 100 रुपये। क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 34 पर। ठीक है, 34 जो क्वेश्चन है वो है रीजनिंग से पूछा हुआ है। यहाँ देखिए लिखा है, यदि डॉग यानी डीओजी को 26 लिखा जाता है तो पेन को क्या लिखा जाएगा। यहाँ आपको पैटर्न पकड़ना है। ठीक है, अब देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 32, ऑप्शन एक दिया 35, ऑप्शन सी 38 और ऑप्शन डी 40। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को देखना है कि कौन सी लॉजिक इसमें लग रही है और आप लोग को इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं 5 से 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग आराम से देख के फिर बताइए। चलिए आइए मैं आप लोग को एक और बता भी देता हूँ। अब जैसे यहाँ देखते हैं तो डी हमारा 4 पर होता है। ठीक है, ओ जो है हमारा वो 15 पर होता है और फिर जी जो है हमारा 7 पर होता है। तो यहाँ अगर जो आप लोग जोड़ते हैं 15 4 19, 19 7 26। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि 26 यहाँ भी है, 26 यहाँ पे आता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग लिखते हैं तो पी को हम लोग 16 लिखेंगे, ई हमारा 5 पर आता है। ठीक है, और फिर एन हमारा 14 पर आता है। तो यहाँ देखते हैं तो 16 और 4 20 10 30 5 35, यानी कितना आएगा यहाँ से 35 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 35 पर और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो हमारा जियोग्राफी से पूछा गया है। ये हमारा आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि आप लोग शायद बहुत बार कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग चलिए आइए आंसर बताइए। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन डी बुध और ऑप्शन डी मंगल। आइए हम लोग एक एक करके जान जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं शुक्र जो है यह दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल के सूर्य के निकट ये क्या है, दूसरा ग्रह। ठीक है, दूसरा निकटतम ग्रह है जो कि सबसे गर्म है, इसको सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी जो है यह सूर्य से तीसरा दूरी में तीसरा है। ठीक है, तीसरा नंबर पर ये आता है। बुध जो है जो सबसे पास में आता है, क्या सबसे निकटतम यही है, यानी पहला पे यही आता है सबसे निकटतम, और सबसे छोटा भी है ये। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह भी यही है। मंगल जो है ये हमारा चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, चौथे नंबर पर। मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं,
तो यहाँ हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ, जो कि हमारा बुद्ध ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो हमारा साइंस से पूछा गया। ये पूछा गया कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी H2O। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं एक एक करके कि O2 जो होता है, O2 ये हमारा ऑक्सीजन, क्या होता है? ऑक्सीजन के लिए लिखा जाता है ऐसे। और यहाँ पे CO2 जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ हमारा H2O जो है ये हमारा पानी का सूत्र है। किसका? पानी का सूत्र। और O3 जो है ये हमारा ओजोन का, किसका? ओजोन का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि O3 ये हमारा रासायनिक सूत्र होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं नीचे 3 लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 37 पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 ये हिंदी से पूछा होगा कि भानु किस शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन डी सी तारा, ऑप्शन डी बादल। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है, और इसके पहले भी और भी मैंने 3-4 पर्यायवाची अभी कुछ पहले क्वेश्चन में मैंने बता रखा है। सूर्य का तो भी मैंने बताया था कि रवि होता है। ठीक है, रवि, भानु, दिनकर, ये सब अभी मैंने पीछे बता के आया, ये सब सूर्य के सब पर्यायवाची हैं। ठीक है, और तारा का होता है नक्षत्र, क्या होता है? नक्षत्र। बादल का भी आप लोग जानते हैं जलद, ये बादल का होता है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, आइए चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछा गया है, यूपी जीके का क्वेश्चन है। यह पूछा गया उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन यानी कारपेट उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन ए भदोही, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुरादाबाद और ऑप्शन डी अलीगढ़। तो अलीगढ़ तो अभी मैंने इसके पहले बताया कि तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तालों के लिए ये प्रसिद्ध है। और लखनऊ भी मैंने बताया कि चमड़े और वो क्या बोलते हैं एक चीज़ और, चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी इसके लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, मुरादाबाद पीतल के लिए है, पीतल के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं हम लोग भदोही की बात करते हैं तो ये जो है संत रविदास नगर भी इसको बोला जाता है, और ये भारत में कालीन नगरी भी इसको कहा जाता है। और ये कालीन के लिए जो है यह जिला बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको हम लोग मैं लिख देता हूँ कि इसको, एक तो पहला चीज़ संत रविदास नगर, संत रविदास नगर किसको बोलते हैं? भदोही को ही। ठीक है, और एक चीज़ और बोलते हैं इसको कारपेट नगरी, यानी बोले तो कालीन नगरी, कालीन नगरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और यहीं से हमारा जो है कालीन के लिए प्रसिद्ध है। कालीन जो चारों ओर जाते हैं वो भदोही जिले से ही होके जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 39 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 जो हमसे पूछा गया वो क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ये पूछा गया साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1930। आइए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, सभी ऑप्शन को देख लेते हैं और देखते हैं कौन सा इसमें से सही होगा। तो 1919 आप लोग को पता होगा ये रॉलेट एक्ट, इस समय क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट आया हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में। ठीक है, और 1927 में कमीशन का गठन हुआ था, ये साइमन कमीशन का गठन जो कि ब्रिटेन में हुआ था। लिख देता हूँ, कमीशन का गठन कहाँ पर? ब्रिटेन में, ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, कब? 1927 में। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब हमारा बचता है 1928, यही हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, और ये कब आया था? 3 फरवरी, पूरा आप लोग जानिए, 3 फरवरी 1928 को
भारत में कहाँ पर? बम्बई में, बम्बई में पहुंचा, बम्बई में पहुंचा था, ठीक है, पहुंचा। और इसका विरोध जो है पूरे देश में अच्छा खासा हुआ था, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा 1928, यानी कि ऑप्शन सी। अपने अगले क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं। ये है हमारा पॉलिटी। दोस्तों, अगर जो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए यहाँ तक अगर जो वीडियो आपने देख लिया तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन यानी अपर हाउस क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो विधानसभा जो है हमारा, विधानसभा वो राज्य का निम्न सदन होता है, ठीक है, निम्न सदन होता है यानी लोअर हाउस। और जो राज्यसभा है वो हमारा केंद्र का यानी संसद का उच्च सदन होता है, ठीक है। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन होता है, ठीक है। और विधान परिषद जो है वो राज्य या विधानमंडल, क्या है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ठीक है, उच्च सदन होता है। और यह केवल कितने राज्यों में है? तो यह केवल अभी तक 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है, यूपी भी उनमें से एक है, ठीक है, 6 राज्यों में है। तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी यानी विधान परिषद। क्या होगा? ऑप्शन बी विधान परिषद, यही हमारा सही आंसर होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन। हमसे पूछा गया 41 जो कि मैथ का क्वेश्चन है। ये पूछा गया कि भिन्न 3/5 को प्रतिशत में बदलें, यानी 3/5 क्या है? 3/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है, ये आप लोग को अच्छे से पता है। 3/5 इंटू 100 अगर करते हैं तो 5 से ये कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। यहाँ हमारा क्या होगा? 60%, यानी 20 का अगर जो हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। इस हिसाब से हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ, यानी 60%, यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 42 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो हमारा रीजनिंग से पूछा हुआ है। रीजनिंग में ये दिया हुआ क्वेश्चन कि यदि परसों यानी डे आफ्टर टुमारो शुक्रवार है तो बीता हुआ कल क्या था? यानी स्टरडे पूछा जा रहा है, और परसों की बात कहा गया है, और स्टरडे यानी कल की बात पूछा जा रहा है कि कल बीता हुआ जो कल है वो क्या था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि पहला ऑप्शन है सोमवार, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन सी बुधवार, ऑप्शन डी गुरुवार, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पूरा अगर जो मैं लिख लेता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। यहाँ अगर मैं लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ बताया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शुक्रवार जो है वो परसों है। तो यहाँ अगर शुक्रवार हमारा परसों है तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे ना, तभी तो कल और फिर परसों, यही ना होगा? कल और फिर परसों यानी वेडनेसडे से, यानी बुधवार से हमारा देखते हैं तो परसों हमारा क्या होता है? शुक्रवार होता है। तो पूछा हुआ बीता हुआ कल, यानी हम लोग वेडनेसडे से देखेंगे तो इसका पहले वाला कल, यानी इससे पीछे हमारा क्या आएगा? तो ट्यूसडे आएगा। क्या आएगा? ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो हमारा सही जो आंसर जाएगा वो हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ। किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ, यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 43 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो जियोग्राफी से पूछा गया। ये हमसे पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? ऑप्शन ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन डी कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। आइए एक एक करके हम लोग सभी को देख लेते हैं। तो थार मरुस्थल जो है वो भारत और पाकिस्तान में है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में है, ठीक है। गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया यानी चीन मंगोलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया, ठीक है, चीन
मंगोलिया का बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो हमारा होगा सहारा मरुस्थल, और ये सबसे गर्म मरुस्थल भी है, सबसे गर्म मरुस्थल भी है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन सी, यानी सहारा मरुस्थल, यही हमारा सही होगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 44, यानी साइंस का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सबसे हल्की गैस यानी लाइटेस्ट गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ठीक है, आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। हीलियम जो है वो दूसरी सबसे हल्की गैस है। ठीक है, दूसरी सबसे हल्की गैस है। ठीक है, गैस, यह अक्रिय गैस है इसलिए सुरक्षित है। ठीक है, और वहीं हम लोग बात करें ऑक्सीजन की तो ये भारी होती है। ठीक है, भारी होती है। नाइट्रोजन भी भारी गैस है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्की तत्व है, गैस है। ठीक है, सबसे हल्की गैस और तत्व, ठीक है, दोनों है, तत्व है। तो यहाँ से हमारा सही जो आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पर, जो कि हिंदी से पूछा गया है। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अग्नि का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी धुआं, ऑप्शन डी राख। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो अग्नि का विलोम पूछा गया है, यानी अग्नि क्या होता है? आग, और आग का सबसे सटीक जो विलोम है वो हमारा जल होगा, यानी पानी होगा। ठीक है, और हवा जो है इसका विलोम नहीं है। धुआं भी इसका विलोम नहीं है, ये तो इसका परिणाम होता है। धुआं, आग जब लगती है या आग जब जलती है तो उससे धुआं निकलता है। राख भी आग जलने के बाद ही वो राख सिर्फ बचती है, तो ये भी इसका विलोम नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि जल। क्या होगा? ऑप्शन ए जल। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 जो है हमसे पूछा गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए दिया हुआ है पीलीभीत, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी सोनभद्र। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से सही जवाब कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। क्या है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, और यहाँ देखते हैं बहराइच में तो कतरनिया घाट, क्या है? कतरनिया घाट स्थित है, घाट है। ओके, और सोनभद्र में आप लोग जानते हैं कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, और वहीं बात करते हैं कि हमारा जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है, यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क। ये क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये जो है हमारा लखीमपुर खीरी के तराई क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? तराई क्षेत्र में ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका जो सही जवाब होता है हमारा वो होता है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो हमारा हिस्ट्री से पूछा गया है। ये पूछा गया वास्को डी गामा भारत यानी कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1502 ईस्वी, ऑप्शन डी 1526 में। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। क्या थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है, खोज की।
ठीक है। और 1502 में वह दूसरी बार भारत आया था। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। ठीक है, भारत आया। ओके। और 1526 में तो आप लोग को अभी मैंने पीछे भी करा के आया कि पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1498 में वो पुर्तगाली नाविक जो कि वास्को डी गामा ने 1498 में केप ऑफ गुड होम के रास्ते भारत के केरल के कालीकट तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है। तो ये किस तरह से आया था, लिख देता हूँ। 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते केरल के कालीकट तक समुद्री मार्ग से आया था। ठीक है, समुद्री मार्ग से आया था। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन बी, 1498। कब आया था? 1498 में। ठीक है, यही हमारा सही जवाब होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो हमारा पॉलिटी से पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये पूछा है वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य यानी स्टेट्स हैं? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 30। तो ये बहुत ही आसान है, ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन बी, यानी 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और दमन दीव दादर नगर हवेली के विलय के बाद भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से बचे हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 49 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो हमसे पूछा गया है, मैथ का क्वेश्चन है। 15 और 25 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ठीक है, 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 150। ठीक है, तो इनमें से आइए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए, एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 15 और 25। तो ये देखते हैं कि 15 और 25 किससे किससे कटेगा। तो पहला चीज़ 3 और 5 से ये कटेगा। ठीक है, और जो 25 की बात करते हैं तो 5 × 5 से कटेगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 15 और 25 से। यहाँ देखिए हम लोग करते हैं तो पहले सबसे पहले 3 से काटते हैं तो 3 5 जा 15, और फिर यहाँ हम लोग 3 से 25 नहीं कटेगा, 25 आ जाएगा। फिर 5 से लोग करते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, और 5 से 5 और में जाएगा। फिर 5 से करते हैं तो 1 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं तो 3 × 5 = 15, 25 क्या हो जाएगा? 75, यानी क्या होगा? 75। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं यही 3 × 5 × 5। ठीक है, तो ये हमारा 75 एलसीएम आ जाता है। ठीक है, और यहाँ भी अगर जो करते हैं हम लोग तो 1 5 और 1 5 देखिए दोनों ओर देखिए हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है एक बार ये सिर्फ गिना जाता है। 1 मिनट, ये जो हमारा है दोनों में देखिए 5 है तो कॉमन हो जाता है। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 3 × 5 × 5, यानी क्या हो जाएगा आंसर में 75। क्या हमारा सही आंसर होगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी 75। क्या होगा एलसीएम यहाँ? 75 होगा। ये हमारा सही जवाब होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 50 पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर जो आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को ज़रूर से आप लोग लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर से करिएगा, और कमेंट में ज़रूर से आप लोग बताइएगा अगला आप लोग को किस टॉपिक पे या फिर इसी टाइप का अगर वीडियो चाहिए तो भी आप लोग कमेंट जरूर से करिएगा। इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि रीजनिंग से है। यह पूछा हुआ है विषम चुने। ठीक है, इसमें है वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, रेखा, इन चारों में से कौन सा इसमें से ऑड है, यानी कौन सा विषम है, वही हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है वृत्त दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है और रेखा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विषम है वो हम लोग को बताना है। तो देखिए वृत्त देखिए कैसे होता है, ऐसे में होता है। ठीक है, फिर हमारा वर्ग जो है वो हमारा इस टाइप में होता है, त्रिभुज
ऐसे होता है। और वहीं हमारी बात की गई है रेखा की, ठीक है, रेखा की। तो रेखा सिर्फ क्या होता है, ऐसे। रेखा क्या होता है, ऐसे में बस होता है, एक लाइन होती है। यानी ये एक बंद आकृति नहीं है। यहाँ पे देखिए आपकी सर्कल भी देखिए बंद आकृति है, वर्ग भी बंद आकृति है, त्रिभुज भी बंद आकृति है। तो यहाँ पे जो अलग होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी यानी रेखा। क्या हो जाएगा, रेखा। ठीक है। आइए, आज का जो क्वेश्चन था, सेशन था, वो पूरा समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर कितना रहा, 50 क्वेश्चन में कितना आप लोग का सही हुआ। चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।